हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसीएस का जो आपका पेपर होने वाला है ना। कई बच्चों के ये पेपर 7 सेम बैक का लगेगा, 7 सेम बैक में लगेगा, और कई बच्चों के यही पेपर 5th सेम मेन में भी लगेगा। ठीक है, तो जो 5th सेम मेन है उनका जो सिलेबस है वो अलग है थोड़ा सा, और 7 सेम बैक का सिलेबस अलग है, क्योंकि 7 सेम बैक में डीसीएस का सेकंड पेपर चलता है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। और 5th सेम के अंदर जो है ये इनमें पार्ट नहीं, ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मतलब कंबाइंड होकर चलता है डीसीएस। ठीक है, तो डीसीएस के अंदर वैसे मैं आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक मैंने सिग्नल रेनफोर्स्ड बीम के एनालिसिस और डिजाइन पढ़ाए हैं, और अदर देन दैट मैंने एलएसएम और डब्ल्यूएसएम भी बताया एक वीडियो के अंदर। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कॉलम पे। ठीक है बेटा, कॉलम, तो कॉलम आप सभी लोगों को पता है कॉलम कैसा मेंबर है। कॉलम एक ऐसा मेंबर है जो कि कंप्रेसिव नेचर ऑफ लोड को लेने के लिए बना हुआ है। तो कॉलम एक इस टाइप का कंपोनेंट है। कॉलम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किस टाइप के नेचर के लोड को लेने के लिए बना हुआ है। कंपोनेंट जो कि किस टाइप के नेचर के लोड को लेने के लिए बना है, कंप्रेसिव नेचर ऑफ फोर्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलम कहाँ यूज होता है। कॉलम अपने घरों में भी यूज होता है ना, जिससे अपन क्या करते हैं, जो बीम का लोड है वो ट्रांसफर करते हैं किसके पास, अपन लोग आगे नीचे फुटिंग के पास। तो ये पूरा कंपोनेंट है। जैसे स्लैब से सबसे पहले लोड जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, बीम से। फिर बीम से जो लोड है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बीम से वो लोड ट्रांसफर होता है आगे कॉलम पे। और कॉलम से वो लोड जो है वो लास्ट में कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कॉलम से आगे वो लोड ट्रांसफर होता है फुटिंग पे। और अगर आपने ये चारों टॉपिक ही पढ़ ली है, इसीलिए डीसीएस 1 के अंदर ये चारों टॉपिक है। और ये चारों टॉपिक जिस बच्चे को अच्छी तरह से आ जाते हैं उसका डीसीएस का पेपर भी क्लियर हो जाता है, और उसको अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट की मिल जाती है अच्छी तरह से। ठीक है, तो वैसे स्लैब बेटा बहुत ईजी है, बट स्लैब के ऊपर वीडियो कभी फिर और कभी बनाएंगे। कॉलम की बात सुनो, तो कॉलम का ऐसा कुछ मेंबर है कि कंप्रेसिव नेचर ऑफ ये दो टाइप का हो सकता है, एक शॉर्ट कॉलम और एक होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से समझने की जरूरत है हम लोगों को। पहली बात तो किसी भी कॉलम का क्रॉस सेक्शन आप देते हो तो किसी भी कॉलम की साइज जैसे मान लो कॉलम तो इतना बड़ा होता है ना। मान लो ये आपका 10 फीट का फ्लोर है, तो यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे, और कई बार तो नीचे तक भी जाता होता है ना, कई बार क्या मोस्टली जाता ही है। तो ये हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग जब ये लिखते हैं कि कॉलम में 400 × 600, कोई भी न्यूमेरिकल आप जब कॉलम का देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से कोई ब्लॉक को कट कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद में क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ होती है वो 400 है, क्रॉस सेक्शन की जो डेप्थ है वो 600 mm है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए एक तो ये चीज है। फिर लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में अब जो ये चीज होती है आपकी बी होती है, और ये चीज जो आपकी होती है डेप्थ होती है ना, उस क्रॉस सेक्शन की। अब आपका यदि एल इफेक्टिव बाय बी जो है, एल इफेक्टिव लेंथ है, यदि इसका रेशियो 12 से कम होता है तो इट विल बी ए केस ऑफ शॉर्ट कॉलम। और अगर एल इफेक्टिव बाय बी का रेशियो जो है वो कितने से ज्यादा होता है, अगर वो 12 से ज्यादा होता है तो फिर वो लॉन्ग कॉलम का केस है। लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में वैसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल अब मैं आपको पहले परेशानी समझाता हूँ। जैसे इतना बड़ा कॉलम है, ठीक है, इतने बड़े कॉलम, जैसे पेन की रिफिल है, सपोज विल टेक एन एग्जांपल, रिफिल ऑफ पेन है ना। तो पेन की रिफिल को लोगे आप, और पेन की रिफिल को जब ऐसे दोनों तरफ से, नीचे से भी ऊपर तरफ और ऊपर से भी नीचे की तरफ लोड लगाओगे, कंप्रेसिव नेचर का लोड, तो बीच में से बकल नहीं हो जाती। तो वो बकल होने के चांसेस किसमें ज्यादा रहते हैं, हमेशा लॉन्ग कॉलम में। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है बकलिंग की, जबकि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम किस चीज की, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो है वो है किस चीज की, क्रशिंग की। कि जैसे छोटा सा कॉलम है, मान लो ये चौक है, इस चौक पे मैं माना नहीं बहुत ज्यादा लोड लगाऊं, बहुत ज्यादा लोड लगाऊं, एकदम समय आएगा चूरा चूरा हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रशिंग ऑफ चौक। ठीक है, तो शॉर्ट चीज जो है वो क्रशिंग में फेल होती है, लॉन्ग कॉलम जो है वो बकलिंग में फेल होता है। ठीक है, ये सब तो कॉलम की बेसिक डिटेल्स है। सर एक पेडेस्टल नाम की चीज और होती है, पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा कॉलम होता है ना, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। छोटा कॉलम मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा कॉलम मतलब जिसमें एल इफेक्टिव बाय जो बी रहे उसका जो रेशियो कितने से कम हो, मान लो वो 3 से भी अगर कम हो तो उसको पेडेस्टल बोलते हैं। काम उसका भी वही है, मतलब अगर एक जैसे मान लो अगर 10 फीट का है तो उसको आप कॉलम बोल रहे हो, तो अगर वो 3-4 फीट का है तो उसको आप पेडेस्टल बोलोगे ना, इस तरीके से। ये अभी जो मैंने बात करी है ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात करी अबाउट कॉलम। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम्स, थोड़ी सी समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सीधा क्वेश्चन कैसा पूछेगा आरटीयू में उससे। ठीक है, तो आरटीयू में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, आरटीयू में कॉलम से जो है वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। हम आज की क्लास में 2 चीजों पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं, पहला एनालिसिस और दूसरा डिजाइन, क्योंकि मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, है ना। आपसे पहले के भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर वो तो सब सही है, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन तो एनालिसिस का है, कौन सा डिजाइन का। तो बेटा सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ही सीखो, एनालिसिस कौन है और डिजाइन कौन। डिजाइन मतलब जहां पर आपको लोड, कॉलम पर आने वाला लोड जो है वो P ऑलरेडी दिया हुआ है, P जो है वो गिवन है। P अगर आपको गिवन है तो वो क्या आपसे पूछेगा, सरिया वरिया पूछेगा कि कितना सरिया आप डालोगे, है ना। हाउ मच नंबर ऑफ बार्स
that you have to incorporate with your column to safely transmitting of such amount of load. That will be question for design. And whenever सरिया वरिया आपको बता दे, जैसे 4 बार है 16 mm की, ये सब कुछ वो आपको बता दे, है ना, और आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे कि आप उसको ये बताओ कि कितना मैक्सिमम लोड जो है, जिसको अपन बोलते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो किसी कॉलम की कितनी होगी। क्योंकि एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा कि एनालिसिस है या डिजाइन है, एग्जाम में वो इनमें से कुछ देगा, तो आपको गिवन डेटा के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एनालिसिस का क्वेश्चन है डिजाइन का। अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन एनालिसिस का है तो मैं एनालिसिस के स्टेप्स बता देता हूँ आपको। एनालिसिस स्टेप, तो क्या करते हैं बेटा एनालिसिस स्टेप के लिए? एनालिसिस स्टेप के लिए जैसे मान लो उसने आपको ये बता दिया कि 4 कॉलम है, 16 mm सरिये के लगे हुए हैं, और जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है वो 250 इंटू 400 का क्रॉस सेक्शन है ना, और ये जो 400 इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी, और ये जो है वो बी है। तो यहाँ तक अगर वो बता देता है, इसके अलावा उसको एक एयर इफेक्टिव और देने की जरूरत है ना। एयर इफेक्टिव मान लो आपको 5 मीटर दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, और आपसे उसने पूछा कि बताओ भैया इसमें सेफ लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब उसने आपसे क्या पूछा, पी। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग। चेक वेदर कॉलम लॉन्ग और शॉर्ट। कैसे चेक करते हैं मैं आपको समझा ही चुका हूं। कैसे चेक करते हैं सर एक बार और बता दो। तो कैसे चेक करते हैं बेटा, इसको अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, एल इफेक्टिव बाय बी। तो एल इफेक्टिव जो है वो 5 मीटर है, तो एमएम में कितना बन जाएगा, 5000 mm। 5000 mm एल इफेक्टिव हो गया, और बी कितना हो गया, बी आपका जैसे 250 है, तो जब आप 5000 को 250 से डिवाइड करोगे तो 20 आता है, जो कि ग्रेटर देन 12 है। तो आप क्या कहोगे कि भैया ये लॉन्ग कॉलम है। अगर लॉन्ग कॉलम आ जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस एक सीआर नाम का रिडक्शन कोएफिशिएंट फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना, बाकी सब सेम ही होता है। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है ना। डायरेक्ट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लगता है सीधा, फिर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, बट वो फॉर्मूला है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी कॉलम बिना असेंट्रिसिटी के डिजाइन नहीं हो सकता। ऐसा आईएएस कोडल प्रोविजन कहते हैं कि कॉलम असेंट्रिसिटी के बिना डिजाइन हो ही नहीं सकता। असेंट्रिसिटी क्या होती है इस पर फिर कभी वीडियो बना के बात करूंगा। फिलहाल सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो बेटा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब यहाँ पर क्या है, आपको ASC VSC सब पता है। ASC मतलब जितना अपना सरिया डला हुआ ना, स्टील डला हुआ है, उसका एरिया। FY जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा M20 Fe 415, तो FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 415। M20 है मतलब FCK की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ये सारी चीजें आपको पता है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर और वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा बस आपको उठाना है फॉर्मूला, इसमें डालना है। तो सर इसमें जब मैं फॉर्मूला डालूंगा तो कैसे डालूं, 0.4 तो ठीक है, FCK मान लो 20 है, ठीक है कोई बात नहीं। AC कैसे डालूं, AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट और ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ कंक्रीट तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है, टोटल एरिया पता है। टोटल एरिया में से सरिये का एरिया यदि माइनस कर दोगे तो आपका कंक्रीट का एरिया पता चल जाएगा। सही बात है, बस अब आपको सब कुछ पता है। AG मतलब सर, AG मतलब ग्रॉस सेक्शन एरिया। ग्रॉस सेक्शन कितना है, AG जो है आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 250 इंटू 400, तो ये आपका ग्रॉस एरिया आ जाएगा। ASC आप कैसे निकाल लोगे भाई, सरिया जो होता है वो दिखने में सर्कुलर ही होता है, तो 4 बार यदि 16 mm के, तो 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ये आपका ये आ जाएगा। उठाओ सारी की सारी वैल्यू इधर डाल दो, आपका P निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन में जो चीज करनी है वो करनी है कैसे, बस इतना सा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है ना, ओके बच्चों, विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।